बेनिफिट्स ऑफ मैकेनिकल मेंटेनेंस। मैकेनिकल मेंटेनेंस के बेनिफिट्स क्या होंगे? रिड्यूस ब्रेकडाउन कॉस्ट, इन्हेंस प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर्स वर्कर सेफ्टी। मैकेनिकल मेंटेनेंस से क्या फ़ायदा होगा? रिड्यूस करेगा ब्रेकडाउन को, इन्हेंस प्रोडक्टिविटी एंड इन्हेंस वर्कर सेफ्टी। ठीक है, तीन चीज़ें: कॉस्ट कम करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा मीन्स इफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, और वर्कर्स की सेफ्टी को भी इंश्योर करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या होता है मेंटेनेंस के लिए? मेंटेनेंस पर्सन के लिए रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, और ट्रेनिंग की बहुत कमी होती है। जो मेंटेनेंस पर्सनल होते हैं, पर्सोनल मेंटेनेंस लोग, मेंटेनेंस पर्सन जो होते हैं, उन बहुत सारा रिसोर्स का प्रॉब्लम रहता है। ट्रेनिंग, जैसे अगर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी अवेलेबल नहीं कराई जाती है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से लोग करते हैं। ठीक है, और एक अनएक्सपेक्टेड फेलोर्स जो होते हैं, ये मेंटेनेंस के बहुत मेन चैलेंजेस हैं। ठीक है, सेफ्टी को कैसे इंश्योर करना है हमारे मेंटेनेंस में? प्रॉपर पीपीईज यूज़ करनी है। ठीक है, एंड एसओपीज को फॉलो करना है, एंड जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। ठीक है, क्या क्या टूल्स हमारे जो बेसिक हैं वो यूज़ किए जाते हैं? सबसे पहला है एडजस्टेबल रेंच, सेकंड कॉम्बिनेशन स्पैनर एंड रेंच सेट, सॉकेट सेट, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर सेट, टॉर्क रेंच, वर्नियर, बेरिंग पुलर, फ्लैश लाइट, पाइप रेंच। ये बेसिक हैंड टूल्स हैं जो हमें रेगुलर यूज़ करने होते हैं मैकेनिकल मेंटेनेंस का। ठीक है, एक बेसिक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, क्या क्या हमारे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं? लैक ऑफ लुब्रिकेशन होता है, स्किपिंग रूटीन चेक, जो रूटीन चेक होता है उसको स्किप कर देते हैं, या फिर पुअर डॉक्यूमेंटेशन। ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं ये कॉमन मिस्टेक्स हैं मेंटेनेंस में। ठीक है, अभी लैक ऑफ लुब्रिकेशन की वजह से क्या होगा? मशीन वेयर एंड टीयर ज़्यादा होगा और मशीन जल्दी डैमेज होगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा और इक्विपमेंट डैमेज होगा, या फिर डैमेज अपने समय से पहले डैमेज हो जाएगा। रूटीन चेक्स को अवॉइड करने से क्या है कि सपोज दैट अगर आज हमें चेक करना है किसी भी गियर बॉक्स के टीथ को, बट क्या है हम उसको अवॉइड किए, तो अभी वो अगर वो पार्शियल डैमेज है, तो जो पार्शियल डैमेज है वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो रबिंग करके उसके जो पार्टिकल्स हैं बाकी के भी सारे और भी टीथ को वो डैमेज करेगा। तो ये रूटीन चेक करने से हमें क्या है, पहले आइडेंटिफाई हो जाता है प्रॉब्लम्स को, हम उसको एबनॉर्मलिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं फिर। ओके, पुअर डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है, हमें हिस्ट्री नहीं पता होती। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो हिस्ट्री प्रॉपर ना पता होने से क्या होगा कि हम मेंटेनेंस को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे कि हमें किस एक्टिविटी को पहले परफॉर्म करना है या किस एक्टिविटी को बाद में प्लान करना है, और हम प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं कर सकते पुअर डॉक्यूमेंटेशन होने से। ओके, हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है? सबसे पहला तो इक्विपमेंट की हिस्ट्री मिलती है। ठीक है, लॉग्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट इशूज़ एंड रिपेयर्स। जो पिछली बार हमने सपोज दैट अगर कोई एक्टिविटी की थी तो वो क्या करने से रिजॉल्व हुआ था। ठीक है, और उसमें इश्यूज़ क्या थे, अगर हम भी नेक्स्ट टाइम जब अभी अब नेक्स्ट टाइम अगर हमें कोई इक्विपमेंट फेल होता है तो हमें उसका रीज़न पहले हम जो पिछली बार रीज़न था पहले हम उसको चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाता है डायरेक्टली अगर सेम प्रॉब्लम तो रिपीट नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट होता है इफ़िशियंसी इंप्रूव होती है। टेक्नीशियन कैन डायग्नोज प्रॉब्लम फास्टर विद रिकॉर्डेड डाटा। ठीक है, मतलब जो टाइम को अभी हमको सपोज दैट जो हमारा ट्रबल शूटिंग का टाइम जाता है, ट्रबल शूटिंग का टाइम बच जाता है। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, इंश्योर कंप्लायंस, कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं अगर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं। ठीक है, जैसे जो कंप्लायंस में हमारे आईएसओ स्टैंडर्ड्स के जो कंप्लायंस होते हैं, अगर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो इंडस्ट्री के जो
एक कंप्लायंस, हमारा जो स्टैंडर्ड बना हुआ सेफ्टी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल होती है, ठीक है। तो कंप्लायंस भी पूरी फुलफिल हो रही है डॉक्यूमेंटेशन रखने से। ओके, नेक्स्ट वन, रिड्यूस डाउन टाइम। अगर हम डाटा मेंटेन करते हैं तो उससे क्या होता है, हम फेलियर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और रिकरिंग इश्यूज जो बार बार रिपीट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट भी बचा सकते हैं। हेल्प इन बजटिंग एंड रिड्यूसिंग अननेसेसरी मेंटेनेंस। ओके, इनहेंस सेफ्टी, प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स बाय इंश्योरिंग प्रॉपर मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखते हैं तब हमें पूरी तरह से पता होता है कि हाँ, हमें यहाँ पर किन किन प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, वहाँ हमें क्या क्या एक्शन लेना है। सपोज दैट अगर एक इक्विपमेंट है, एक गियर बॉक्स है, वो उसका जो इनपुट साइड उसका लुब्रिकेशन लीकेज है, डायरेक्टली लुब्रिकेशन लीकेज होने की वजह से क्या है, उसका जो सरफेस है, सरफेस में ऑयल बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया और ऑयल क्या हो गया, सरफेस क्या हो गया, स्लिपरी हो गया। बट क्या है कि ये डेली के चेक शीट में अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है कि हमारा वहाँ पे ऑयल लीकेज है, जब हम हमारे मेंटेनेंस पर्सनल वहाँ पे वर्कआउट करने जाते हैं, टेक्नीशियंस वर्क करने जाते हैं, तब क्या है कि वो प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन ना करने की वजह से क्या वहाँ पे स्लिपिंग हो सकती है, गिर सकते हैं या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, अगर वो प्रॉपर रिकॉर्ड में रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग पूरी प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगी। प्रॉपर प्लानिंग होगी तो प्रॉपर मेंटेनेंस होगा और सेफ्टी इंक्रीज होगा। ओके, तो इस तरह से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, रिलायबिलिटी बढ़ती है एंड इफिशियंसी बढ़ती है। ओके, और मेंटेनेंस ऑपरेशन प्रॉपरली होता है। ओके, एक जो मेंटेनेंस मैनेजर होते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर या टेक्नीशियन होते हैं, उनका रोल क्या होता है, रोल ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियर और टेक्नीशियन, ठीक है। इनका रोल सबसे पहला क्या है, प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना, रेगुलर इंस्पेक्शन, लुब्रिकेशन एंड सर्विसिंग टू अवॉइड ब्रेकडाउन्स, ठीक है। करेक्टिव मेंटेनेंस में डायग्नोसिस एंड फिक्सिंग फॉल्ट्स आफ्टर फेलोर्स, ठीक है। फेलोर होने के बाद में डायग्नोस करना और उसको फॉल्ट को क्लियर करना, मतलब फेल होने के बाद में। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है, यूजिंग सेंसर डाटा, इस ये भी काम होता है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करने का काम भी मेंटेनेंस इंजीनियर का ही होता है, ठीक है। ट्रबल शूटिंग करना, क्विक ट्रबल शूटिंग करना, क्विकली आइडेंटिफाई करना है मैकेनिकल फेलियर्स को, इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक जो भी इशूज़ है उसको तुरंत फास्ट एंड फास्ट उसको कम आइडेंटिफाई करना है और उसको रिजॉल्व करना है। स्पेयर पार्ट्स मैनेज करना भी मेंटेनेंस इंजीनियर का काम है, ठीक है। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिपेयर्स, ठीक है। जो भी हमारे कंपोनेंट्स लगने वाले हैं या फिर स्पेयर पार्ट्स लगने वाले हैं, असेंबली लगने वाली है, वो हम पहले से रेडी करके रखेंगे, ठीक है। और सेफ्टी कंप्लायंस को फॉलो करना है ड्यूरिंग वर्किंग, ठीक है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। आप अपने वर्किंग प्लेस पे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना है, ठीक है। ये भी किसका काम है, मेंटेनेंस इंजीनियर या टेक्नीशियन का काम है, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ फॉर फर्दर प्लानिंग। कहाँ कहाँ पर मेंटेनेंस यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, ऑटोमोटिव में किया जाता है, ऑयल एंड गैस एंड फार्मा इंडस्ट्रीज़, फार्मा, सो मैनी प्लेसेस पे, लगभग सभी जगह पे मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ओके, कैरियर पाथ, अगर कोई मैकेनिकल मेंटेनेंस में आता है तो उसको कैरियर कैसे, उसका कैसे कैरियर का पाथ होगा वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। अगर सपोज दैट कोई एक मेंटेनेंस पर्सनल टेक्नीशियन से अगर वो ज्वाइन करता है और उसने आईटीआई करी हुई है, मिनिमम आईटीआई, तो वो क्या होगा, एज अ टेक्नीशियन वो ज्वाइन करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, अगर इसके बाद फिर एक्सपीरियंस बेसिस पे भी वो एज ए इंजीनियर प्रमोट हो सकता है, ठीक है। इंजीनियर के लिए एज मिनिमम डिप्लोमा इन मैकेनिकल डी या फिर बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, ठीक है। ये कंपलसरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इंजीनियर्स सुपरवाइजर्स के लिए, ठीक है। अब फिर ये प्रमोट करके मैनेजर प्रमोट करके डिपार्टमेंटल हेड तक पहुंचेंगे। ओके, विद स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड सीएमएम यानी हाई डिमांड, ठीक है।
अगर किसी ने अगर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में या कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर अच्छा अपना स्पेशलाइजेशन गेन किया तो अभी इस कंडीशन इस समय बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है। ठीक है, क्या क्या स्किल होनी चाहिए मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए? सबसे पहला तो मैकेनिकल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज होना चाहिए और हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इक्विपमेंट की ट्रबल शूटिंग एंड रिपेयर में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, ट्रबल शूटिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और CMMS के बारे में कंप्यूटराइज मेंटेनेंस सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये टेक्निकल स्किल्स है। ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स में RCA करना आना चाहिए, रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए फॉर इक्विपमेंट फेलोर्स, एबिलिटी टू रीड टेक्निकल ड्राइंग्स एंड स्कीमेटिक ड्राइंग्स ये आना चाहिए, एंड प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की प्लानिंग करनी आनी चाहिए। डाटा एंड डिजिटल स्किल्स, डाटा एनालिसिस करना आना चाहिए यूजिंग IoT सिस्टम एंड AI सिस्टम टू प्रिडिक्ट एनालिसिस फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर के यूज़ करने के लिए। ठीक है, और कंडीशन मॉनिटरिंग टूल्स के लिए, ये डिजिटल टूल्स हो गया। और सेफ्टी में उसको इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स OSHA ISO, ये सारे भी जो सेफ्टी कंप्लायंस है दोनों ऑर्गेनाइजेशन OSHA एंड ISO का सेफ्टी कंप्लायंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंड रिस्क असेसमेंट एंड हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, अगर हम जो भी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे कितना रिस्क है वो उसका असेसमेंट करना आना चाहिए। एंड हज़ार्ड, अगर कहीं पे कुछ भी अगर हज़ार्डस प्लेस है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना भी आना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर होनी चाहिए, टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, एंड क्रॉस डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये भी आ, एक मेंटेनेंस इंजीनियर का या मेंटेनेंस पर्सनल का बहुत ही आ, आ, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही ज़रूरी स्किल्स है जो होना चाहिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, अगर बहुत ही प्रेशर में भी वर्क करना पड़े तो डिसीजन उसके अच्छे होने चाहिए, रॉन्ग डिसीजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी अगर मेंटेनेंस में अगर है, मेंटेनेंस पर्सनल में अगर आप लोग काम कर रहे हो तो आपके पास में कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, अगर वो रहेंगे तो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए अच्छे होंगे। सबसे पहला सर्टिफाइड मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी प्रोफेशनल का एक CMRP ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी प्रोफेशनल का आपको क्या करता है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है CMRP। अगर ये आपके पास में रहेगा तो आप पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कहीं पे भी आप मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस मैकेनिक, ये मेंटेनेंस स्पेशली फॉर ये टेक्नीशियंस के लिए होता है। इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस मैकेनिक फोकस ऑन मैकेनिकल मेंटेनेंस स्किल के लिए करता है। ठीक है, जो CMRP था ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है और ये टेक्नीशियंस के लिए होता है। ठीक है, फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट प्रोफेशनल क्या होता है, सपोज दैट आप किसी बिल्डिंग मेंटेनेंस में हो जहाँ पे आपको प्लम्बिंग और AC मेंटेनेंस ये सारी काम करने हैं इक्विप बिल्डिंग मेंटेनेंस में, तो ये क्या होता है, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स में FMP का कोर्स करवाते हैं। ये कोर्स आप कर सकते हो, ये सर्टिफिकेशन आपको उसमें लीड प्रोवाइड करेगा। ओके, और नेक्स्ट वन है प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्पेशलाइज से CPMS होता है ये। ठीक है, सर्टिफाइड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट, ये कोर्स अगर आप करते हो तो आप क्या वाइब्रेशन एनालिसिस के लिए स्पेशलिस्ट हो गए, थर्मोग्राफी के लिए स्पेशलिस्ट हो गए, कंडीशन मॉनिटरिंग के लिए स्पेशलिस्ट हो जाओगे। और RCM का अगर कोर्स करते हो तो प्रोएक्टिव मेंटेनेंस की जो भी मतलब जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो आपको इसका प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस RCM सर्टिफिकेशन जो आपके कैरियर ग्रोथ को अच्छा हाइक देगा। ठीक है, और
इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन जैसे HVAC से अगर रिलेटेड कोई हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे अगर कोई करना चाहता है तो HVAC एक्सीलेंस सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, अगर इलेक्ट्रिकल से अगर आप करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन का सर्टिफिकेशन EMT सर्टिफिकेशन होता है। आप ये कहाँ से कर सकते हो? यूडेमी एंड कोर्सेरा जो है ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ से यूडेमी से एंड कोर्सेरा से आप कर सकते हो ऑफर कोर्सेस ऑन इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड हाइड्रोलिक से आप यहाँ से कर सकते हो अपना कॉस्ट इफेक्टिव और देख करके, ठीक है। MIT है, MIT ओपन सोर्स वेयर है, OCW, यहाँ से आप मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग ले सकते हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। फ्यूचर ट्रेंड्स में अभी क्या आगे क्या मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में और क्या संभावित है, मेंटेनेंस अभी जो ट्रेंड्स आने वाले टाइम पे कैसे वर्क करेगा, अब इसका बात करते हैं। जो IoT सिस्टम है, AI एंड ऑटो सिस्टम, ये बहुत ही प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ओके। रियल टाइम डाटा फ्रॉम सेंसर्स, इसमें क्या होता है कि रियल टाइम डाटा को रियल टाइम डाटा हमारे सिस्टम में आता है, रियल टाइम डाटा को एनालाइज करते हैं एंड हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा क्या फेल होने वाला है, ठीक है। मैकेनिकल फेलियर को हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं बिफोर दे हैपन, रिड्यूसिंग डाउन टाइम फॉर रिड्यूसिंग टाइम। एंड डिजिटल ट्विंस, डिजिटल ट्विंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, न्यू ट्रेंड्स है। इसमें क्या होता है, हम एक वर्चुअल रिप्लिका ऑफ मशीन, हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी एक वर्चुअल हमारी मशीन, जैसे एक सपोज दैट एक मशीन है, एक मशीन जब डिज़ाइन किया गया उसी समय हम क्या करते हैं उस मशीन पे उसको सिमुलेट करते हैं, ठीक है। सिमुलेट करने के बाद में हम उस इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस और उसमें पॉसिबल फेल्योर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वो फेल्योर्स हम पहले से ही हम फाइंडिंग कर सकते हैं। सपोज दैट एक इक्विपमेंट, एक मशीन आया, उस मशीन को इंस्टॉल करने के टाइम पर 5 to 10% वेरिएशन अगर उसने असेंबली करने के टाइम पर कुछ मिस्टेक हुआ या जो भी, तो वो वेरिएशन को भी ऐड करके हम उसका एक रिप्लिका क्रिएट करते हैं इक्विपमेंट का और उसको रन करते हैं एंड सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट करने पे हमें मशीन की परफॉर्मेंस और उसकी पॉसिबल फेलियर्स कब कब कितने कितने हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पहले से ही मेंटेनेंस प्लान को कर सकते हैं और एक्यूरेटली कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल ट्विन से हमें ये फ़ायदा है। ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर टेक्नीशियन, AR क्लास जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप रिपेयर गाइडेंस, ठीक है। इम्प्रूविंग एक्यूरेसी एंड रिड्यूसिंग ट्रेनिंग टाइम, जो ट्रेनिंग करते समय जब हमारा जो टेक्निकल टीम है, टेक्नीशियन टीम है, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर ये ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ करते हैं तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है हर एक इक्विपमेंट का, एक प्रॉपर रिपेयर का गाइडेंस, जिसकी वजह से क्या जब भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉपर टाइम टू टाइम इजीली हो सकता है, ओके। रिमोट मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग, मशीन कैन बी मॉनिटर एंड डायग्नोज रिमोटली, मतलब कोई भी इक्विपमेंट अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली रिमोट के मतलब दूर से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिमोट मेंटेनेंस। अगर कहीं हम एक इक्विपमेंट हमारा काफ़ी डिस्टेंस पे है बट हमको क्या सेंसर्स के ज़रिए एंड जो डाटा हमको मिलता है उसके ज़रिए हम क्या करते हैं डायग्नोज कर सकते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैमरा के ज़रिए, ठीक है। अलाउ फास्टर रिस्पॉन्स एंड लेस ऑन साइट डिपेंडेंसी, तो हमें जो ऑन साइट पे मेंटेनेंस के लोग रखने पड़ते थे वो कम रखने पड़ते हैं, तो इससे क्या है रिमोट मेंटेनेंस हमारा इजीली हो सकता है। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस हमारा मेंटेनेंस डिसीजन आर बेस्ड ऑन एक्चुअल इक्विपमेंट कंडीशन, जो एक्चुअल इक्विपमेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम अगर हम मेंटेनेंस करते हैं तो क्या है हमारा अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन को कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस से रोक सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो हमारा कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में देखा जाए तो कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग हमारा इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता है, बट क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम एक टाइम टू टाइम पहले ही इंस्पेक्शन करते हैं, वो चाहे डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, अगर पहले निकाल लिया तो भी हमारा कॉस्ट कम हो गया
और अगर ब्रेकडाउन होने के बाद निकाला तो भी वो कॉस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसलिए कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस न्यू ट्रेंड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सस्टेनेबल प्रैक्टिस एम्फेसाइज ऑन इको फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स। ये इको फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स यूज़ करना है ताकि अगर जो हमारा लुब्रिकेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो हार्मफुल ना हो नेचर्स के लिए, ठीक है। एनर्जी इफिशिएंट मशीनरी होनी चाहिए एंड वेस्ट रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये हम अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है हमारा सस्टेनेबल प्रैक्टिस को यूज़ करेंगे तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। मतलब इको फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स मिलेगा, एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी होगी और वेस्ट रिडक्शन भी कम होगा। क्लाउड बेस्ड मेंटेनेंस सिस्टम, ऑल मेंटेनेंस डाटा स्टोर्ड इन क्लाउड फॉर इजी एक्सेस। देखिए क्या होता है कि अगर हम डेली डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाटा रिकॉर्ड करने के बाद में वो डाटा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अगर हम किसी सर्वर पे रखते हैं, अपना होम सर्वर पे, लोकल सर्वर पे, तो क्या है कि वो हमारे सर्वर में सर्वर स्पेस फुल हो जाने के बाद में वो दिक्कत होगा और हम उसको कहीं से एक्सेस भी नहीं कर सकते। इसके लिए अगर क्लाउड बेस पे जाते हैं तो हमारा वो इंटरनेट पे ही अपलोड रहेगा, ठीक है। तो इंटरनेट पे अपलोड रहने से जब हमको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जितना ज़रूरत पड़ेगा, हम उसको इजीली देख सकते हैं और उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप, मुझे आशा है कि उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन हब एंड ये है हैंडल। आप यूट्यूब पे सर्च बार पे अगर आप @एजुकेशन हब A27 लिख करके सर्च करेंगे तब हमारा एजुकेशन हब दिस टाइप का ये लोगो दिखेगा, इस लोगो से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।